तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल राजस्थान ज्ञान में। तो दोस्तों आज है 5 मई। 5 मई के दोनों वीडियो आ चुके हैं, लेकिन चर्चा में आज जैसे कि मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री नहीं, जो पश्चिमी बंगाल के सीएम हैं ममता बनर्जी जी ने शपथ ली है और बहुत चर्चा में है कि वैसे मैंने आप सब लोगों से चर्चा कर भी ली थी, लेकिन फिर भी एक अलग से वीडियो बनाना मुझे ज़रूरी लगा क्योंकि संविधान के आर्टिकल्स वगैरह देखने हैं कि अपनी सीट से हारने के बाद में भी ममता बनर्जी जी मुख्यमंत्री कैसे बन गई, कि क्या ऐसा संविधान में कोई प्रावधान है तो कहाँ है। ये सब समझने के लिए मुझे लगा एक 5 मिनट का वीडियो ही बना देते हैं, क्योंकि दोस्तों निश्चित रूप से इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाना है कि हारने के बाद में सीएम कैसे बनी ममता बनर्जी जी, चाहे हमारे पॉलिटिकल हो चाहे नहीं हो, ये बेसिक क्वेश्चन बनने वाला है। और दोस्तों 1 डेढ़ महीने में मतलब जब भी इंटरव्यू शुरू होंगे चर्चा में तो रहने वाली है ममता बनर्जी जी। अब तो दीदी मतलब दीदी कहेंगे अपन तो वही देखने के लिए ये क्वेश्चन एक वीडियो मैंने बना दिया कि अपनी सीट से हारने के पश्चात भी मुख्यमंत्री बनने का संविधान में क्या प्रावधान है। मुझे यहाँ बस इस वीडियो के थ्रू आपको ये बताना था कि संविधान में कौन से प्रावधान में लिखा गया है। आप सबको पता है कि भाई बन सकती है, लेकिन किस तरह से बन सकती है वही हम यहाँ पे देखेंगे। और थोड़े से आगे पीछे के फैक्ट्स भी देखेंगे कि क्या पहले भी कभी ऐसा हुआ है या फिर अभी भी कुछ ऐसा हो रहा है क्या कि जो भाई पहले चुनाव में हार गए हों वो भी अभी मुख्यमंत्री हों। अगर है तो कहाँ कहाँ है। ये इंटरव्यू में बेसिक पूछ लिया जाता है कि क्या किसी और राज्य में भी ऐसा हुआ है कि कोई हार गया हो और वो मुख्यमंत्री हैं अभी, तो कहाँ कहाँ है ना। ये सारी चीज़ें मतलब यही क्वेश्चन नहीं, इसके आसपास की चीज़ें भी हमें पता होनी चाहिए। तो वही सारी चीज़ें समेट कर आपके लिए लेके आई हूँ, तो उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। तो बिना बकबक झकझक के शुरू करते हैं। पश्चिम बंगाल में आश्चर्यजनक मतदान के नतीजे सामने आए हैं, जहां ममता बनर्जी अपनी सीट से हारने के बाद भी मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। आप सबको पता ही है ये बात। नंदीग्राम सीट से भाजपा के शुभेंदु अधिकारी जीते हैं और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हार गई हैं। दोस्तों शुभेंदु अधिकारी, आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस सीट से हारी हैं। वो नंदीग्राम से हारी हैं और हमेशा कहाँ से लड़ती थी वो भी आपको बताऊंगी मैं हमेशा कहाँ से लड़ती थी, लेकिन इस बार कहाँ से लड़ी थी, नंदीग्राम से लड़ी थी। और यहाँ पे भाजपा के शुभेंदु अधिकारी खड़े हुए थे, तो उनके खिलाफ जीता कौन है, शुभेंदु अधिकारी। वोटों का अंतर दोस्तों कुछ ज़्यादा नहीं है, 1400-1500 वोटों का अंतर है, तो बहुत कम अंतर है। और हाँ, इस जीत पर मुख्यमंत्री जी ने जो पश्चिम बंगाल की जो ममता बनर्जी जी हैं दीदी जो है, उन्होंने आपत्ति भी जताई है कि ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि मैं यहाँ से हार जाऊँ। दोस्तों हुआ भी था टीवी में कि पहले एक बार न्यूज़ भी आ गई थी जो अंदर मतगणना हो रही थी, तो उन्होंने घोषणा भी कर दी थी टीएमसी वाले कार्यकर्ताओं ने ही कि दीदी जीत गई है नंदीग्राम से। और इवन जश्न भी शुरू हो गया था। आप लोग अगर मीडिया पे देख रहे हो लगातार, तो मेरे घर पे चल रहा था तो मैं देख रही थी। तो इलेक्शन के जैसे ही मतलब पूरे होने वाले थे नंदीग्राम की मतगणना, तो घोषणा भी हो गई थी और टीएमसी वाले जश्न भी मनाने लग गए थे। बट बाद में खबर आई कि नहीं, जीती नहीं है, शुभेंदु अधिकारी जी जीत गए हैं। तो इसलिए ममता बनर्जी ने इस पर आपत्ति जताई है कि जो चुनाव अधिकारी हैं उन्होंने गड़बड़ी करी है और वो इसके खिलाफ कोर्ट में जाएंगे। तो वो सब तो आगे की बातें हैं दोस्तों, कोर्ट का क्या फैसला आता है। तो लगता नहीं है कि जो मतलब इनके पक्ष में फैसला आएगा, दीदी के पक्ष में, क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं है। क्योंकि ईवीएम को बहुत बार दोस्तों काउंट वगैरह और मतलब जब पहले कभी ईवीएम पे गड़बड़ी होने की, जैसा कि बोलते थे ना कि जो भी सरकार पक्ष में मतलब वर्तमान में होती है वो ईवीएम में गड़बड़ी करवा लेती है, तो चुनाव आयोग ने खुली चुनौती दी थी कि आइए आप लोग हमें ईवीएम से छेड़छाड़ करके दिखाइए कि किस तरह से कर सकते हैं ईवीएम हैक। तो कोई भी दल सामने लेकर निकल कर आया नहीं था। तो ये सब वैसे अफवाहें ही होती हैं, बाकी अंदर का तो किसी को कोई भी नहीं पता। तो अपन को इस चीज़ पे नहीं करना है बहस। हमारे लिए चीज़ ज़रूरी है वो है कि पश्चिम बंगाल में दोस्तों सबसे पहले तो कुल सीटें, हमारे लिए पश्चिम बंगाल की राजनीति बहुत महत्वपूर्ण है। इतनी महत्वपूर्ण है जैसे कि लोकसभा के चुनाव के नतीजे आए हो, आप सब देख भी रहे हैं। तो इंटरव्यू वाले भी और जो मेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए भी दोस्तों इसमें से इससे आसपास क्वेश्चन जरूर बनेगा, है ना। तो पश्चिम बंगाल में कुल सीटें कितनी हैं, 292 विधानसभा सीटें हैं, जहां विजयी पक्ष को 146 सीटें लाना जरूरी है दोस्तों, है ना। लेकिन ममता बनर्जी की जो टीएमसी की सीट है, तृणमूल कांग्रेस के ने 213 सीटें प्राप्त की है। मतलब भयानक वाली सफलता उन्होंने प्राप्त की है, ये तो हमें पता है। अब दोस्तों की
हमारे किस राज्य में, देखो एक राज्य में जो सदन होता है, जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा होता है, वैसे ही विधानसभा और विधान परिषद राज्य में भी दो सदन हो सकते हैं। बट पश्चिमी बंगाल में एक ही सदन है। तो बात उठती है कि फिर मतलब पश्चिम बंगाल में सिर्फ विधानसभा ही है, विधान परिषद नहीं है। तो बात उठती है कि भाई विधान परिषद कहाँ कहाँ है। तो इसके लिए मैंने कोड बना रखा था, जो अब तो वैसे इरिलीवेंट हो गया है, लेकिन फिर भी हम इसके थ्रू याद रख सकते हैं कि आम का बीज उत्तर प्रदेश में, ऐसे मैंने कोड बनाया हुआ था। तो आ मतलब आंध्रा, म मतलब महाराष्ट्र, क मतलब कर्नाटक, बी मतलब बिहार, जय मतलब जम्मू कश्मीर और यूपी, है ना। इन 6 राज्यों में दोस्तों मतलब विधान परिषद थी पहले, है ना। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, जम्मू कश्मीर, यूपी। अब क्या हुआ है दोस्तों, आंध्र प्रदेश के 2 भाग हो गए ना, तो आंध्र प्रदेश में भी है और तेलंगाना में भी है, दोनों में विधान परिषद हो गई। तो एक यहाँ बढ़ गई ना, मतलब 7 हो गई थी। लेकिन हुआ क्या है, जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, तो अब वहाँ विधान परिषद नहीं है। तो जम्मू कश्मीर आउट हो गया है। तो अब इसमें से मतलब आप ये कोड याद रख सकते हो, लेकिन आप बस ये पुराना कोड है, तो इसलिए आपको इतना सा करना है कि भाई आंध्र प्रदेश के तो 2 पार्ट हो गए, तेलंगाना अलग हो गया। तो तेलंगाना में भी विधान परिषद है फिलहाल, और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित बना दिया गया, तो वहाँ पे है नहीं है। तो फिलहाल भी 6 राज्यों में ही है, तेलंगाना में है और जम्मू में नहीं है, ठीक है। तो ये आप मतलब इन 6 राज्यों में हमारे यहाँ पे विधान परिषद है, लेकिन अभी पश्चिमी बंगाल में विधान परिषद ज़रूरी नहीं है। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ वो हम आगे देखेंगे, पता चल जाएगा आपको। संविधान के अनुच्छेद 164 क्लोज 4, ये याद रखना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। 164 क्लोज 4 इस मुद्दे से रिलेटेड एक ही अनुच्छेद है जो आपको याद रखना है। 164 क्लोज 4 में एक प्रावधान है जिसके तहत एक मंत्री जो कि राज्य में किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, विधानसभा या विधान परिषद किसी भी सदन, मतलब जहाँ पे 2 सदन होते हैं वहाँ तो मतलब हो जाएगा विधानसभा विधान परिषद, और जहाँ पे एक ही सदन होता है वहाँ मतलब हो जाएगा कि अगर वो विधानसभा का सदस्य नहीं बना है तो भी उसे 6 माह का समय दिया जाता है। अगर वह 6 माह के अंदर किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण कर लेता है तो उसे सीएम बने रहने दिया जाएगा, और अगर वह 6 माह में किसी भी सदन की सीट पर विजय प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसे सीएम पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे बात सीधी सी है कि विधानसभा के इलेक्शन अभी हुए हैं, विधानसभा से दीदी हार गई है, ठीक है, नंदीग्राम से हार गई है, कोई बात नहीं है, लेकिन टीएमसी ने मतलब शानदार वाला बहुमत प्राप्त किया है। अब उनकी पार्टी जीत गई है, बट जो जिसको मुख्यमंत्री बनना था वो हार गई है। तो इसके लिए दोस्तों हमारे संविधान में अनुच्छेद दिया गया है 164(4), इसमें कहा गया है कि कोई मंत्री कौन होगा दोस्तों, वही होगा ना जो अपनी पार्टी से, विजयी पार्टी से होगा, उसी को तो मंत्री बन सकता है, वही तो बन सकता है। तो अगर कोई मंत्री किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो वह मंत्री तो बन सकता है 6 महीने के लिए, लेकिन और सीएम भी बन सकता है। अगर मंत्री बन सकता है तो मुख्यमंत्री भी बन सकता है, लेकिन सिर्फ 6 महीने के लिए ही बन सकता है। 6 महीने के अंतर्गत उसे किसी सदन की सदस्यता प्राप्त करनी होगी। तो यहाँ पे विधान परिषद है नहीं, अगर विधान परिषद होती तो विधान परिषद से उसे कहीं ना कहीं मनोनीत कर दिया जाता। तो विधान परिषद है नहीं तो वह विधानसभा से सदस्य बनना पड़ेगा अब किसको, दीदी को, है ना। तो अब बात यहाँ पे आती है कि विधानसभा से सदस्य कैसे बनेंगे। 292 तो 292 तो पूरी सीट ही थी, और 292 सीटों पे तो मतदान हो ही चुके हैं, है ना। तो अब कैसे क्या होगा, है ना, कैसे जीतेंगे वो 6 माह में। तो दोस्तों यहाँ पे एक प्रावधान, मतलब प्रावधान क्या है, मतलब उन्हीं की पार्टी का बहुमत है, उन्होंने इतनी सारी सीटें प्राप्त करी है, तो किया ये जाएगा कि किसी भी उनके एक सांसद नहीं सॉरी एमएलए को अपनी सीट से इस्तीफा देने के लिए बोल दिया जाएगा, और वहाँ पे कौन आएगा, वहाँ पे फिर उस सीट से ममता बनर्जी जी लड़ेंगी, दीदी लड़ेंगी, और वहाँ से अगर वो जीत जाती है तो ठीक है, और अगर फिर भी नहीं जीतती हैं दोस्तों तो फिर क्या होगा दोस्तों, फिर नहीं जीतती है तो ऑब्वियस सी बात है कि उन्हें अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। अब पद से त्यागपत्र दे दिया तो क्या होगा, दोस्तों आर्टिकल 356 राज्य में लग सकता है फिर, ठीक है। आर्टिकल 356 में वही है ना, मतलब राज्यपाल राष्ट्रपति शासन जो है हमारा, राष्ट्रपति शासन लग सकता है आर्टिकल 356 के तहत जम्मू पश्चिमी बंगाल में। लेकिन दोस्तों ये सब कहने की बात नहीं है, क्योंकि इतने बड़े बहुमत से टीएमसी जीती है तो एक सीट ममता बनर्जी के लिए जीतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो जीत जाएंगी, है ना। लेकिन फिर भी अगर ऐसा होता है बाय द वे ना जीते तो फिर उन्हें पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा, और वहाँ पे दोस्तों फिर 356 लग सकता है।
दोस्तों क्या पहली बार ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री अपनी सीट से चुनाव नहीं जीती हैं या फिर किसी और सदन से, मतलब फिर वापस से बाई इलेक्शन जो बोलते हैं ना, उपचुनाव बोलते हैं ना, बीच में चुनाव करवाते हैं तो बाई इलेक्शन इन्हें बोलते हैं, बाई इलेक्शन से आई है। तो जी हाँ, पहले भी ऐसा हो चुका है। 2011 में जब दीदी बंगाल के सीएम बनी थी, पहली बार जब बंगाल के सीएम बनी थी ना, तो वह राज्य सदन की सदस्य, सॉरी हाँ, राज्य सदन के सदस्य नहीं थी, मतलब राज्यसभा में किसी भी सदन का मतलब वह विधानसभा ही है, तो राज्य विधानसभा की सदस्य नहीं थी उस टाइम वो दोस्तों, संसद में सांसद थी, है ना। उसके बाद में दोस्तों उनके लिए एक सीट खाली करवाई गई, या खाली थी इतना नहीं पर पता, पर भवानीपुर उनकी फेवरेट सीट यही है, पिछले 10-12 सालों से वो यहीं से लड़ती आई है। भवानीपुर से सीट लड़कर उन्होंने विजय प्राप्त की थी। तो 2011 में भी यह हो चुका है दोस्तों, बाई इलेक्शन के द्वारा उन्होंने सीट प्राप्त करी थी, क्योंकि वो सांसद थी उस टाइम पे जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी, और बाई इलेक्शन करवा के फिर उन्होंने अगले 6 माह के भीतर सीट जीती थी और अपना मुख्यमंत्री पद सुनिश्चित किया था। ठीक है। अब दोस्तों इसके लिए एक केस भी है, इस केस की डिटेल में नहीं जाएंगे, बट इसका नाम ज़रूर आप याद रख लेना, इंटरव्यू वाले भी पूछ सकते हैं और मेंस में क्वेश्चन आए तो 164 क्लोज 4 तो सभी बताएंगे। अगर आप ये केस और ऐड कर देते हो तो आपका आंसर बहुत इंप्रेसिव बन जाएगा। तो केस का नाम है हर्षरण वर्मा वर्सेस त्रिभुवन नारायण सिंह केस 1971। इसमें भी उपरोक्त तथ्य की पुष्टि की गई थी कि अगर कोई मंत्री है किसी भी राज्य से तो वह मतलब मुख्यमंत्री भी बन सकता है, बस उसे 6 महीने का टाइम दिया जाएगा और 6 महीने के भीतर उसे कोई ना कोई सीट जीतनी पड़ेगी। मतलब उपरोक्त तथ्य जो मैंने समझाया उसी की पुष्टि यह केस भी करता था, हर्षरण वर्मा वर्सेस त्रिभुवन नारायण सिंह केस 1971। ये आप मेंशन कर दोगे, इंटरव्यू में बोल दोगे तो इम्प्रेसिव लगेगा कि हाँ रियल में सामने वाले कैंडिडेट को ज्ञान है। अब दोस्तों अगर फिलहाल की बात करें कि फिलहाल भी ऐसा कहीं पे है क्या कि विधानसभा का सदस्य नई सीट नहीं जीती और फिर भी वो सीएम है, तो दोस्तों बिल्कुल है। जो यूपी के सीएम है अपने योगी आदित्यनाथ जी, वो भी विधानसभा के सदस्य नहीं है, फिलहाल वो विधान परिषद के सदस्य नहीं है। ऐसे ही जो महाराष्ट्र के सीएम हैं दोस्तों, वो भी वहाँ की विधान परिषद के ही सदस्य हैं, वो भी विधानसभा के सदस्य नहीं हैं। चूँकि इन दोनों ही राज्यों में विधान परिषद थी तो इनके लिए रास्ता था अच्छा कि विधानसभा से नहीं जीते तो विधान परिषद से आ जाए, लेकिन ममता बनर्जी के पास में ऐसा रास्ता नहीं है क्योंकि पश्चिम बंगाल में विधान परिषद नहीं है, तो उन्हें बाई इलेक्शन ही करना पड़ेगा और जीतना भी पड़ेगा। दोस्तों अभी जो भवानीपुर है मतलब आकांक्षा नहीं, मतलब अनुमान यही लगाए जा रहे हैं कि जो ममता बनर्जी है वो पुरानी ही सीट से, अपनी जो उनकी पुश्तैनी सीट है जिससे वो आज तक जीतते आए हैं, उसी से एमएलए मतलब उसी से चुनाव लड़ेंगी। तो दोस्तों इसलिए हमें ये भी पता होना चाहिए कि भवानीपुर से अभी कौन से एमएलए जीते हैं। तो कोई चक्रवर्ती साहब हैं, तो आप इतना भी नाम याद रख लोगे, चक्रवर्ती जी हैं। तो कह रहे हैं कि उन्हें शायद इस्तीफा दिलवा दिया जाएगा, चक्रवर्ती जी को इस्तीफा दिलवा दिया जाएगा और उनकी जगह बाई इलेक्शन होंगे। और ये ममता बनर्जी दीदी की फेवरेट सीट है ही, पुश्तैनी हमेशा यहीं से लड़ती आई है, जैसे कि सोनिया गांधी अमेठी से लड़ती आई है ना, नहीं रायबरेली से या अमेठी, कंफ्यूज हो गई मैं, दोनों में से। वैसे ही इनकी मतलब ये पुश्तैनी सीट है, तो यहाँ से ये लड़ लेंगी और जहाँ तक उम्मीदें हैं जीत भी जाएंगी। लेकिन दोस्तों अगर यह नहीं जीतती है तो आर्टिकल 356 लगेगा, मतलब राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। और राष्ट्रपति शासन में क्या होता है कि भाई किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं है या फिर सीएम नहीं है तो फिर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। तो अगर 356 लगता भी है ना वहाँ पे, तो दोस्तों टीएमसी के पास काफ़ी सीटें हैं, तो 356 लगने के बाद में फिर क्या हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा कि किसी भी बहुमत, मतलब जिस भी दल के पास में सबसे बड़ा बहुमत है उसी को तो मुख्यमंत्री बनने के लिए आमंत्रित किया जाएगा, तो फिर वापस से टीएमसी का ही मुख्यमंत्री कोई बना दिया जाएगा। लेकिन अब की बार फिर ममता बनर्जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगी, क्योंकि संविधान में ये भी प्रावधान है कि अगर बाई इलेक्शन में 6 महीने के बाद में कोई निर्धारित मंत्री हार जाता है तो फिर उसके पश्चात उसे उस साल तो मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद तो अगर वो मंत्री बन के आता है तो ही मौका दिया जाएगा, अगले मतलब राष्ट्रपति शासन लगने के बाद में उसे मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक है, कि फिर से बाई इलेक्शन करवा ले, ऐसा नहीं होगा। और दोस्तों ऐसा हुआ था 2009 में जब सीएम थे झारखंड के शिबू सोरेन,
है ना। तो उनके साथ ऐसा हुआ था कि 2006 में जब वहाँ पे विधानसभा बनी तो वहाँ पे गठबंधन की सरकार बनी और शिबू सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, और 6 महीने बाद में शिबू सोरेन जी ने पुनः इलेक्शन लड़ा और वो फिर से हार गए थे, है ना। तो फिर वहाँ पे ये जो धारा 356 है, राष्ट्रपति शासन है, वो लगाना पड़ा था। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर पश्चिम बंगाल में ऐसी स्थिति हुई तो राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ सकता है, ये हमारे पास अंतिम ऑप्शन रहता है। तो ये था दोस्तों इस पे वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, पसंद भी आया होगा, सारे फैक्ट्स क्लियर हो गए होंगे इस मुद्दे से रिलेटेड। और बोलने के लिए मुझे लगता है कि अगर मेंस में पूछते हैं या इंटरव्यू में पूछते हैं तो शानदार वाला आंसर आप लोग बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर अच्छा लग रहा हो तो अप्रिसिएशन करते रहिए, दोस्तों से भी शेयर कीजिए। दोस्तों मैं मेहनत कर रही हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँच पा रहा है, तो प्लीज़ थोड़ा बहुत शेयर भी कर दिए कीजिए जिसको भी ज़रूरत हो। और बाकी आप लोगों की मर्जी है। थैंक यू सो मच।